तमाचा आत्मसम्मान का। गीता सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला, देखा तो काम वाली मरही कजरी थी। अरे कजरी, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटा कर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर कजरी काम में लग गई। कजरी को 2 साल पहले ही गीता के पति ने घर के काम करने के लिए रखा था। कजरी बातूनी थी। गीता उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज कजरी के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? गीता ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसा ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। आखिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी, आज खाने में कढ़ी चावल कलौंजी बना दूं? कजरी ने कहा। हाँ बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है। आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, गीता ने कहा। जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। कजरी ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, गीता ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है, कजरी ने कहा। गीता ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा, गीता ने कहा। ऐसा क्यों? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? कजरी ने कहा। अरे, तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? गीता ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर कजरी काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। गीता ने देखा तो उसकी सास कांता जी का फ़ोन था। कांता जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। गीता ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी, गीता, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा, कांता जी ने कहा। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया राघव, कांता जी ने कहा। गीता को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके राघव, गीता का पति, को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते गीता के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। गीता ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। तुझसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज़्यादा जुबान चली तो पता है ना। चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फ़ोन काट दिया। गीता वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताज़ा हो गए। वो सोचने लगी,
कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल राघव ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में राघव ने गीता पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब गीता। सब वहीं थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने की बात कहा। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर गीता को रोता हुआ छोड़कर चले गए। गीता के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया। 5 साल की थी गीता उस वक्त। बड़े होने पर राघव से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। किसके पास जाए अपना दुख कहने। तलाक लेकर अकेले रहने से भी डरती है कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। राघव और कांता जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर किया तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बदनामी होगी सो अलग। मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। गीता डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि राघव की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते गीता का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो राघव सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी राघव ने कहा, जाकर खाना लगाओ। राघव के लिए गीता खाना लगाने लगी। राघव खाना खा रहा था। गीता वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ गीता के गालों पर राघव ने दे मारा। ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाना नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती, और खाने की थाली छोड़कर उठ कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी। गीता गाल पर हाथ रखे वहीं जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि राघव घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह राघव ने पैर से गीता को मारकर जगाया तो गीता सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में गीता के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से गीता ने राघव के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके राघव ऑफिस चले गए। तभी कजरी आ गई। आज बातों ने कजरी भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। गीता ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए पूछा, बड़ी शांत है आज, बताया नहीं कैसा रहा बेटी के जन्मदिन की पार्टी। कि तभी गीता की नज़र कजरी पर गई। तुमको यह चोट कैसे लगी? कहीं गिर गई थी क्या तू? इसलिए तू आज इतना शांत है। बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते कजरी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए। बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया मरे ने। क्या? गीता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, कज्जी ने सिसकते हुए कहा। फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो, तो मैं तो अनपढ़ ठहरी। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देखकर रोती है। आपको तो अभी बच्चे नहीं, इसलिए आप अकेले ही सब दुख सहती हैं। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी ये सब हुआ तो। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती। मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार,
और मार के बदले मार कब तक बर्दाश्त करूँगी। तब माँ कहती थी, चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपना था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। गीता आश्चर्य से कज्जी को देखते रह गई। आज उसको कज्जी की बातें चुभ गई। कज्जी अपना काम निपटा कर चली गई, लेकिन गीता सोचने लगी। तभी राघव का फोन आया। गीता सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। गीता ने मन मार के हूँ कह के जवाब दिया और शाम को तय समय पर गीता होटल पहुँच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी गीता भी वहाँ आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। राघव की नज़र जैसे ही गीता पर गई, वो उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए होटल के एक कमरे में ले आया। आउच, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलिए क्या हुआ राघव, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ बोलिए तो सही, गीता ने कहा। इतने में राघव ने गीता को गुस्से से घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ गंवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और अच्छे कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया? कैसा मेकअप किया है? गीता ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद के पार्लर में ही जाकर तैयार हुई। दो कौड़ी की औरत, तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुम्हें। राघव ने गीता का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया गीता के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, कि तभी गीता ने आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने राघव का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। राघव अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल गीता को घुरे जा रही थी। आज गीता ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाले उसके दो कदम आज निडर होकर राघव की तरफ आगे आत्मविश्वास से बढ़े। राघव ने गुस्से में बोलना चाहा तो गीता ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर राघव, आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी बोलने की और तुम्हारी सुनने की है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम जब चाहे जैसा चाहे खेलोगे। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। समझ आई बात मिस्टर सो कॉल्ड राघव शर्मा? अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो तो सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी कांता जी गीता के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुम्हें छोड़ दे तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असल ज़िंदगी है। यहाँ तलाकशुदा या सादे ससुराल से निकाले गई औरत की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप भी चुप ही रहें तो बेहतर होगा। अपने अय्याश शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें कांता देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझती है, वही औरतें, समाज, मीडिया जब देवी समझे जाने वाली कांता जी को खुद उसी जुर्म की सज़ा भुगतते देखेंगी तो कितनी इज्जत रह जाएगी। जरा सोचकर देखिए, जब कांता देवी की बहू
मीडिया के सामने बोलेगी। घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा। जंगल में आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगी या तलाक दे देंगी तो वो गाना सुना आपने? इसमें तेरा घाटा, इसलिए बेहतर होगा मुझे आप ये धमकी ना दें, क्योंकि मेरे पास कानून है जहाँ मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं। अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की ज़रूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।